हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे रैंकर टीम चैनल पर। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। आज हम दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें हिस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो हिस्ट्री में सबसे पहले हमें पढ़ना है, एक तो आता है प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल से आगे का समय जो अब तक चल रहा है, और मध्य इतिहास यानी मिडिल हिस्ट्री में पढ़ेंगे है हर्षवर्धन काल, जैसे हर्षवर्धन काल, दिल्ली सल्तनत, ये सारे पढ़ेंगे हम मध्य इतिहास काल में। ठीक है दोस्तों, और फिर जो हमारा प्राचीन इतिहास है इसमें हम पढ़ेंगे जैसे हर्षवर्धन काल, नाग दशक काल, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश, सातवाहन वंश, ये सारे हम जैसे पल्लव वंश, कर्ण वंश, बकाटक वंश, ये सारे के सारे हम जितने भी वंश हैं ये पढ़ेंगे हम प्राचीन इतिहास में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जैसे स्ट्रक्चर की हमें है इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करना, लेकिन 3 भागों में क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है, आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक हमें पढ़ना है। और मिडिल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मिडिल हिस्ट्री में हमें दिल्ली सल्तनत, हर्षवर्धन काल, ये सारे के सारे उसमें पढ़ने हैं हमें मिडिल हिस्ट्री में। और जो प्राचीन इतिहास चल रही है, प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ना है जैसे हर्षवर्धन काल से पहले कौन कौन से थे, जैसे बकाटक वंश थे, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, बहुत सारे वंश थे, उन्हें हम पढ़ना प्राचीन इतिहास। सो दैट आइए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को सबसे पहले हिस्ट्री के जनक के बारे में जानते हैं, और हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट रहेगा हमारा हिस्ट्री। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हिस्ट्री के फादर्स कौन है, हिस्ट्री के जनक, हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। तो कोई हिस्ट्री के पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस। अब इसे याद कैसे करेंगे कि हेरोडोटस हिस्ट्री के जनक हैं। देखो एच फॉर हिस्ट्री और एच फॉर हेरोडोटस कैसे याद करेंगे, एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस, ये इस हिसाब से याद करेंगे कि हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ऐसे ही याद रखना कि ऐसे तो हिस्ट्री हो गया और ऐसे क्या होगा, हेरोडोटस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक, और ये ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में हमें कुछ साक्ष्य मिले थे। प्राग ऐतिहासिक में साक्ष्य देखो, प्राग ऐतिहासिक में कौन कौन से साक्ष्य मिले थे। प्राग ऐतिहासिक जो था इसमें ये लिखित नहीं था, ये लिखित नहीं था। कैसा नहीं था, ये लिखित नहीं था। लेकिन आदि ऐतिहासिक लिखित था। आदि ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित तो मिले हैं, लेकिन ये पढ़े नहीं जा सकते। ऐसे साक्ष्य मिले जो लिखित तो थे लेकिन उन्हें कोई पढ़ नहीं पाया। क्यों, क्योंकि उसमें ही लिखावट ही ऐसी थी कि जैसे ये क्या लिखा है, कोई समझ जाएगा ये क्या लिखा है, इस हिसाब से साक्ष्य मिले थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि इसमें साक्ष्य मिले थे वो लिखित तो मिले थे, लेकिन इसे कोई पढ़ने वाला समझ ही नहीं सका क्या लिखा। अब बात करते हैं ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक में साक्ष्य मिले हैं वो हमें लिखित भी हैं, और ऐसे लिखित साक्ष्य थे जो पढ़े भी जा सकते थे, जो पढ़े भी जा रहे हैं। वो कौन सी है, ऐतिहासिक में ये लिखित भी हैं और पढ़ने योग्य भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक में हमें क्या क्या पढ़ना। देखो ऐतिहासिक में हमने पहले आपको कुछ दिन पहले बताया कि ऐतिहासिक 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो है प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास, और तीसरा है हमारा आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना। आधुनिक इतिहास में हमें पढ़ना है ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक का समय,
और जो मध्य इतिहास मिडिल हिस्ट्री में पढ़ना है हर्षवर्धन काल से लेकर के दिल्ली मतलब हर्षवर्धन काल से लेकर के ब्रिटिश शासन काल तक का जितने भी राज्य हुए थे वो सब मध्य इतिहास में पढ़ना है। और प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास में बहुत सारे वंश हैं, जैसे शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, मौर्य वंश हैं, ये सारे के सारे हमें बकाटक वंश में सब इसी में पढ़ना है प्राचीन इतिहास में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्राग ऐतिहासिक की बात। प्राग ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है, देखो प्राग ऐतिहासिक में हमें इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक सबसे पहले इसमें पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, और दूसरा है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। देखो समझिए कि प्राग ऐतिहासिक को कितने भागों में डिवाइड किया, प्राग ऐतिहासिक को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला था हमारा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब हम समझते हैं कि ये पुरापाषाण काल था, इसका टाइम पीरियड कितना था और इसमें क्या क्या देखने को मिला। देखो पुरापाषाण जो काल था इसका टाइम पीरियड जो था उस समय इसका टाइम पीरियड रहा था वो रहा था हमारा 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड था पुरापाषाण काल का 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक था इसका टाइम पीरियड। लेकिन इसमें किस क्या क्या देखने को मिला, देखो इसमें जो प्राप्त हुए हैं इसमें सबसे पहले ये प्राप्त हुआ था कि अफ्रीका के से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे पहले मानव देखने को मिला, इसीलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव जाति का पालना है किसे कहा जाता है, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सबसे पहले मानव देखने को मिला। और जब वहां मानव देखने को मिला तो वहां एक खाना अबदोस क्यों कहा गया कि खाना अबदोस, जब जहाँ मानव देखने को मिला तो मानव काम ये करता था ओनली वहाँ खाने का काम करता था, खाते रहता था, कोई काम नहीं करता था, ओनली उसे अपना पेट भरना था। जो व्यक्ति अपना पेट भरता रहता है, खाने का काम रहता है, उसे बोलते हैं खाना अबदोस। खाने का मतलब खाते ही रहना, उससे कोई काम नहीं होना, खाने वाला। जब वो खाना खाएगा तो उसके लिए अपना वो भोजन भी एकत्रित करेगा, तो उसने भोजन जो एकत्रित करा उसे कहते हैं खाद्य संग्रह। जब भी कोई व्यक्ति खाना खाने की आदत पड़ जाएगी तो तो वो अपना भोजन एकत्रित भी करके रखेगा। ठीक है, तो जब वो खाना खाता रहता था तो उसने क्या किया, यानी खाने को एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्ट करा कैसे, क्या रीजन था, कैसे उसने खाने को एकत्रित किया। उसने क्या किया कि उसने बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर के साक्ष्य भी देखने को मिले। बड़े बड़े पत्थरों के साक्ष्य देखने को क्यों मिले, क्योंकि ये मानव जो था बड़े बड़े पत्थरों को वो बड़े बड़े ढलानों पर, वो ऊंचे स्थान पर ले जाता था और नीचे जहाँ समतल जगह थी वहाँ गड्ढा कर देता था। क्या होता था, जब मानव वो जो जानवर थे उनको लेकर आता था और उन गड्ढों में ही गिर जाते थे। जब वो गड्ढों में जानवर गिर जाते थे तो ऊपर से पत्थर लुढ़का देता था और जानवर उस गड्ढे में मर जाते थे। उन जानवरों को निकाल करके वह भूंज कर खाता था, लेकिन भूंज कर खाने के लिए उसके लिए आग की जरूरत होती थी। तो इसीलिए जो आग की जरूरत पड़ी थी वो उसने क्या किया, एक आग जलाना स्टार्ट कर दिया। तो आग का आविष्कार कहाँ देखने को मिला, आग का आविष्कार देखने को मिला हमें पुरापाषाण काल में। कहाँ मिला, पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल समझना है कि पुरापाषाण काल का सबसे पहले टाइम पीरियड कितना था। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड रहा था 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। और पुरापाषाण काल से क्या क्या साक्ष्य मिले, पुरापाषाण काल से एक अफ्रीका क्योंकि अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। खानादोष कैसे कहते हैं, जो व्यक्ति खाने योग्य होता है, ओनली खाने रहने का काम होता है। खाद्य संग्रह वो होता है जो खाना एकत्रित करता है। और यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के साक्ष्य मिले थे और आग का आविष्कार। एग्जाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफ्रीका को
क्या कहा जाता है? अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मानव जाति का पालना। लेकिन इसका जो देखने को मिले हैं साक्ष्य, वो कहाँ से देखने को मिले? वो मिले हैं प्रापाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात करेंगे। एग्जामिनर क्या उठाता है? दूसरा एग्जामिनर उठाता है कि आग का आविष्कार किस टाइम, मतलब किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? प्रापाषाण काल में। किस काल में हुआ था? प्रापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। दूसरी बात, बड़े बड़े पत्थरों से भी पूछ सकता है कि बड़े बड़े पत्थर के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले थे, किस काल में देखने को मिले? तो आपका आंसर होगा प्रापाषाण काल। यहाँ तक तो हमने प्रापाषाण काल समझ में आ गया कि प्रापाषाण काल से क्या क्या संबंधित जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल। देखो, मध्यपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, मध्यपाषाण काल का, वो 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। देखो, ईसा पूर्व जो रहता है ये हमेशा घटते हुए क्रम में रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि 5,000 ईसा पूर्व, इससे क्या क्या देखने को मिले? देखो, इससे साक्ष्य मिले, वो मिले थे अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम, और एक मिला था माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, देखो माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर के साक्ष्य, और अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब है कि अंत्येष्टि मतलब यहाँ से संस्कार देखने मिले। देखो, माइक्रोलिथ समझिए, माइक्रोलिथ छोटे छोटे पत्थर के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे? मध्यपाषाण काल में। कहाँ मिले थे? मध्यपाषाण काल में। बड़े पत्थर के साक्ष्य कहाँ मिले थे? प्रापाषाण काल में। और जो छोटे छोटे पत्थर के साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले? मध्यपाषाण काल में। ये समझ लिया अपने मध्यपाषाण काल में इतना। इससे संबंधित कुछ जानकारी आगे समझेंगे, फिर उसके बाद समझते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल समझते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल, ये तो है मध्य एशिया और ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है। ठीक, ये हमारा भारत है। लेकिन क्या हुआ मध्य एशिया, मध्य एशिया में क्या हुआ कि यहाँ पर नहीं मानव पाया जाने लगा। फिर इंसान क्या हुआ? आपस में झगड़ने लगा। इंसान जब झगड़ने लगा, आपने देखा हो कि जहाँ इंसान अपने आप को देखता है तो वहां झगड़ने लगता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पर नहीं एक दूसरे को कोई नहीं समझने लगा, उसी हिसाब से यहाँ लड़ाई होने लगी। और लड़ाई ऐसी हुई, बहुत भयंकर हुई। यहाँ से क्या हुआ कि मानव जो थे इधर को भागने लगे, इधर को भागने लगे, मानव यहाँ भागने लगे। धीरे धीरे जब इधर भाग के आए तो कुछ दिन बीतते गए तो ये भूख के मारे बेड्डे आ रहे थे, काफी इन्हें भूख लग रही थी, काफी बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होने लगी। फिर इन्होंने क्या कि भूख के लिए इन्होंने घास उखेड़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा अपनी भूख मिटाने के लिए घास ही खाना स्टार्ट करें। तो जब वो घास उखेड़ रहे थे, उखेड़ते उखेड़ते एक ऐसी चीज मिली गाजर की तरह। उन्होंने कहा अरे ये क्या निकला? तो उन्होंने सोचा यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले। तो उन्होंने क्या, जो खेती करने के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ? मेहरगढ़ एक यहाँ पर एक मेहरगढ़ है जो सुलेमान और किरतक पहाड़ी दोनों के बीच में है। ये दो पहाड़ी हैं, सुलेमान और किरतक पहाड़ी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि के करने के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे? मेहरगढ़। कैसे मिले थे? जब ये इंसान यहाँ आया था तो इसे धीरे धीरे इसने घास उखेड़ना स्टार्ट कर दिया और वहां से क्या हुआ, गाजर की तरह कुछ पौधे दिखने लगे। तो उन्होंने कहा यहाँ तो खेती हो सकती है। तो उन्होंने क्या, धीरे धीरे खेती करनी स्टार्ट कर दी। जो खेती करने स्टार्ट कर दी वो कौन सी जगह है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान में फिलहाल में है। तो वहां पर एक कहाँ पर है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और ये किन पहाड़ियों के बीच में है? मेहरगढ़ जो है दो पहाड़ियों के बीच में, एक सुलेमान और किरतक पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से किस किस के साक्ष्य मिले? तो यहाँ से साक्ष्य मिले थे, एक तो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। कृषि के साक्ष्य, किसके साक्ष्य मिले? कृषि के साक्ष्य। लेकिन कृषि के साक्ष्य जो मिले थे वो कितने साल पुराने मिले थे? कृषि के साक्ष्य मिले थे वो 7,000 ईसा पूर्व मिले थे। 7,000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़। जब कोई व्यक्ति वहां कृषि करेगा तो कृषि करने के लिए वहां रहेगा, रहने के लिए एक आवास बनाएगा, बनाएगा ना बनाएगा आवास। तो उसी हिसाब से जो आवास के साक्ष्य मिले थे वो भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। आवास,
क्यों? क्योंकि वहाँ उसने कृषि करना स्टार्ट किया। कृषि करने के साथ साथ कोई व्यक्ति कृषि करेगा तो वह रहने के लिए अपना मकान बनाएगा। तो एक आवास के साक्ष्य मिले थे, वो भी इस यहीं पर मिले थे, मेहरगढ़ में। तीसरा जो साक्ष्य मिले थे वो कुत्ते का साक्ष्य। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति ही सबसे पहले घर नया बनाता है तो वहां पर ने जानवर एक पालने के लिए क्या लाता है? कुत्ता। सबसे पहला जो पालतू जानवर करता है व्यक्ति, वो कुत्ता पालता है। आप कहीं जाना, कहीं रहोगे तो सबसे पहले आप पालोगे कुत्ते। क्यों? इसीलिए जो कुत्ते के जो पालने के सबसे अच्छा साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले? मेहरगढ़ से। कुत्ते सबसे पहला, तो एग्जाम क्वेश्चन उठाता है कि सबसे पहला पालतू जानवर क्या मिला? सबसे पहला पालतू जानवर क्या मिला? कुत्ते के साक्ष्य मिले थे। अब बात करते हैं कि जो हमें कृषि के साक्ष्य मिले थे वो कहां से मिले थे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहाँ? ये सुलेमान और किरथक पहाड़ी के बीच में। किरथक पहाड़ी के बीच में है। कहाँ पर ये मेहरगढ़? सुलेमान और किरथक पहाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे। देखो यहाँ से साक्ष्य मिले थे कृषि में, क्या क्या साक्ष्य मिले थे? कृषि के जो साक्ष्य मिले थे, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। किसके? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। सबसे पहले कृषि प्राप्त हुई थी वो गेहूं और जौ की प्राप्त हुई थी। ठीक है। और यहाँ एक छठा जो हमारा साक्ष्य मिला था वो मिला था मनका बनाने के कारखाने। मनका प्राप्त कहाँ से हुआ था? वो भी यहीं पर मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, मनका बनाने के कारखाने। सातवां नवपाषाण काल से एक साक्ष्य मिला है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। तो हमने नवपाषाण काल में क्या पढ़ा था? नवपाषाण काल में हमने पढ़ा था कि जब मानव जो था मध्य एशिया में रह रहा था और इधर हमारा भारत है, तो मध्य एशिया से व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। मानव झगड़ने के बाद कहाँ आए थे? ये मेहरगढ़ जगह आए थे, मेहरगढ़ में। और वहां पर इन्होंने क्या किया? कृषि करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कृषि करने के साक्ष्य कितने साल पुराने मिले? 7000 ईसा पूर्व पहले मिले हैं। कृषि के साथ साथ क्या साक्ष्य मिले? आवास के साक्ष्य। उसके साथ साथ क्या साक्ष्य मिले? कुत्ता। सबसे पालतू जानवर, सबसे पहला पालतू जानवर क्या मिला? कुत्ता। लेकिन मेहरगढ़ है कहाँ? सुलेमान और किरथक पहाड़ी के बीच में है। जो कृषि हुई थी वो कहाँ? वो कृषि जो हुई थी वो किस किस की थी? गेहूं और जौ। और उसके साथ साथ नवपाषाण काल में मनका के भी साक्ष्य मिले हैं। और पहिए का आविष्कार किस काल में है? ये हुआ नवपाषाण काल में। तो दोस्तों यहाँ से जो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा वो इसमें से उठा सकता है कि कृषि ही के साक्ष्य किस काल में मिले हैं? नवपाषाण काल में। कितने साल पुराने मिले हैं? 7000 ईसा पूर्व में। और कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान किरथक पहाड़ी के बीच में। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनर किसी हिसाब से पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनका बनाने के कारखाने कहाँ प्राप्त हुए थे? नवपाषाण काल में। तो इतने जो है हमारे ये 7 साक्ष्य, ये इतने जो है ये नवपाषाण काल में प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया कि नवपाषाण से क्या क्या प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं कि कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो भारत में मिले थे। यहाँ एक तमिलनाडु में एक जगह है मद्रास, जिसे हम कहते हैं वर्तमान में चेन्नई। मद्रास का पुराना नाम चेन्नई, मद्रास। ठीक है। मद्रास में एक जगह है पल्लव रन। पल्लव रन में क्या हुआ? सबसे पहले मानव कंकाल के साक्ष्य मिले थे। किसके? मानव कंकाल। मानव कंकाल के साक्ष्य। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव कंकाल के साक्ष्य सबसे पहले कहां प्राप्त हुए थे? मद्रास। मद्रास कहां है? पल्लव रन कहां पर है? चेन्नई में। वो उसमें सॉरी तेलंगाना, वो तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। और जो दूसरे साक्ष्य मिले थे वो मिले थे भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित कहां है? भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा। यहां से क्या हुआ? भीमबेटका की गुफा से चित्र के साक्ष्य मिले थे। और इन भीमबेटका की गुफा कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। लेकिन एग्जामिनर क्या क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के देता है। एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये नहीं पूछ रहा। ये तो सभी जानते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के ये दे रहा है दोबारा घुमा करके कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में
किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो भीमबेटका की गुफा जो है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक हमारा जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कौल्डी हवा। कौल्डी हवा जगह है कौल्डीवा। एक कौल्डीवा में क्या हुआ कि कौल्डीवा से चावल के साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर है कौल्डीवा? यह है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसके साक्ष्य मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। और एक जगह है हमारे जम्मू कश्मीर में ब्रजहोम। ब्रजहोम से है सबसे बड़ा स्नानघाट मिला था। ये हमारे उत्तर प्रदेश से इतने साक्ष्य मिले थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो हमारा नवपाषाण काल खत्म हो गया। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या चल रहा था? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक चल रहा था। लेकिन और ये क्या था? दूसरा आद ऐतिहासिक। यह ऐतिहासिक। जो प्राग ऐतिहासिक है इसमें है किसके साक्ष्य मिले? इसमें पत्थर के, बड़े बड़े पत्थर के साक्ष्य पाषाण काल में। ठीक है। और जो आदि ऐतिहासिक है इसमें कांस्य युग, इसे कांस्य युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्य के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और ऐतिहासिक है इसे लोहा युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लोहा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ लोहा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए लोहा युग किस कहा जाता है? लोहा युग किसे कहा जाता है? ऐतिहासिक को। और कांस्य युग किसे कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक को। और पत्थर के बड़े-बड़े साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? जो हुए हमारे प्राग ऐतिहासिक में। इसके साथ साथ कि प्राग ऐतिहासिक में क्या पढ़ रहे हैं? प्राग ऐतिहासिक में पढ़ रहे हैं पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। और ऐतिहासिक में पढ़ेंगे हम इतिहास के बारे में। ठीक है, यहां तक तो हमने समझा कि प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ रहे थे। और आदि ऐतिहासिक हमने ये भी पढ़ लिया कि आदि ऐतिहासिक को किस युग के नाम से जाना जाता है और ऐतिहासिक को किस युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक के बारे में, प्रापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब इससे आगे की जो जानकारी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज हमने स्टार्ट किया था, थोड़ी वीडियो बनाई इसलिए। और नेक्स्ट क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद साथी।